जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोट से मुर्दाबाद। रिपब्लिक इंडिया में आज मैं, जैसे रोज हम चर्चा करते हैं राजनीतिक विषय पर, पॉलिटिकल इश्यूज पर, आज मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं जो मैं समझता हूं कि मेरा एक शिक्षक के रूप में कर्तव्य है, जो मैंने अपने शिक्षण काल में देखा है, समझा है, गुना है, और जो मैं समझता हूं कि भारतवर्ष की नई पीढ़ी के लिए भी सुनना आवश्यक है और उनके माता पिता के लिए भी सुनना आवश्यक है। क्योंकि जो ये एक मायावी दुनिया है, एडवर्टीजमेंट की दुनिया है, पब्लिसिटी की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, इसमें जनमानस को किस प्रकार से गुमराह किया जाता है, उन्हें सपने दिखाए जाते हैं और वो सपने जब टूटते हैं तो व्यक्ति को कितना कष्ट होता है। क्योंकि मैंने अपने आंखों से वो देखा है, क्योंकि एक समय था जब मैं एक छात्र भी था, मैंने अपनी अपेक्षाओं का भी अध्ययन किया और मैंने जब शिक्षण जगत में कदम रखा तो मैंने देखा किस प्रकार से बच्चों को उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनके माँ बाप का एक्सप्लॉयटेशन होता है और कैसे उनको बचना चाहिए इस चीज सर, जिससे कि जीवन में वो गलत निर्णय न लें, जिससे आगे आने वाले समय में उन्हें पश्चाताप हो और सही निर्णय लें, अपने जीवन के बारे में सही निर्णय लें। माता पिता के लिए भी बहुत आवश्यक है कि जब ये आपाधापी की जिंदगी है, जब चारों तरफ पैसे का माहौल है, समाज में कटथोट कंपटीशन है, जो आगे रेस में बढ़ जाता है वो पीछे छूटे हुए लोगों को देखना नहीं चाहता और जो पीछे छूट जाता है उसका कितना अपमान होता है, ये हम आप सब जानते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे और मैंने भी वो देखा है अपनी आंखों से। देखिए, कोई भी निर्णय मैनेजमेंट के अनुसार, प्रबंधन के अनुसार लिया जाता है, वो एनवायरनमेंट के अनुसार लिया जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो बदलता रहता है, समय बदलता रहता है। समय की सबसे बड़ी विशेषता है कि समय बदलता रहता है और उसके अनुरूप अपने को ढालना और उसके अनुरूप अपना निर्णय लेना, यह प्रबंधन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। जैसे मैं जब एमबीए मैंने किया था 1974-76 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो जो सब्जेक्ट हम पढ़ते थे वो पढ़ते थे बिजनेस पॉलिसी। क्या हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। उसके 40 साल के बाद जब मैंने एमबीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया तो मैंने पढ़ाना शुरू किया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बिजनेस पॉलिसी नहीं पढ़ाई, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाया। पॉलिसी में और स्ट्रेटेजी में क्या अंतर है? देखिए, पॉलिसी होती है स्थिर, यू हैव ए पॉलिसी, यू विल एक्ट एज पर पॉलिसी, और एनवायरनमेंट में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको आप ध्यान नहीं देते। स्ट्रेटेजी की जब आप बात करते हैं तो आप देखते हैं कि समय में किस प्रकार का परिवर्तन हो गया और उस परिवर्तन के अनुरूप अपने को ढाल कर और तब आप निर्णय लेते हैं। यह होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं अपनी क्लास में लिया करता था अपने छात्रों को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए कि भगवान श्री राम का जो समय था वो पॉलिसी का समय था। भगवान श्री राम ने एक पॉलिसी अपनाई थी जो मर्यादाओं की पॉलिसी थी और जो स्थिर थी। उनके लिए चाहे एक गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, चाहे वो एक आदिवासी महिला हो, शबरी, या वो निषाद हो, उनके लिए नियम कानून, पॉलिसी वाज फिक्स्ड। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के समय में कोई उनकी पॉलिसी नहीं थी। ही डिड नॉट हैव ए पॉलिसी। उनका यह था कि स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ऐसी जिसमें कि जो अधर्म के साथ लोग खड़े हैं, जो कौरव खड़े हैं, चाहे ये तुम्हारे रिश्तेदार हों, चाहे तुम्हारे सगे संबंधी हों, चाहे तुम्हारे बचपन के मित्र हों, धर्म की रक्षा करने के लिए इनका नाश करना आवश्यक है। ये स्ट्रेटेजी थी। भगवान राम वॉज ए प्रोपोनेंट ऑफ पॉलिसी और श्री कृष्ण वॉज ए प्रोपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजी। खैर, मैं जिस विषय पे बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग भी की है और एमबीए भी किया है, मैं अपने समय काल की बात सोचता हूं 1970s की, 73 से लेकर 76 तक,
तो परिस्थिति ये थी देश की, भारतवर्ष की, कि जितनी सप्लाई थी इंजीनियर्स की और एमबीएस की, डिमांड उससे ज्यादा थी। मेरे समय में कभी मैंने ये नहीं सुना कि कोई बच्चा अनएम्प्लॉयड रह गया, किसी को नौकरी नहीं मिली। नौकरी सबको अच्छी मिलती थी, क्योंकि सप्लाई नहीं थी मार्केट के अंदर। अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत कम थे, एमबीए इंस्टीट्यूट्स बहुत कम थे। मुझे याद है 74-76 में हार्डली विदेवर 50 एमबीए इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री। वही 50-60 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, और सारे के सारे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे। आईआईटी थे, रुड़की थी, बीएचयू थी, एक्सएलआरआई थी, जमनालाल बजाज थी, एसपी जैन थे। ये एमबीए इंस्टीट्यूट्स थे, और इंजीनियरिंग कॉलेज भी गिने चुने थे। लेकिन जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का समय आया तो हजारों प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस और एमबीए इंस्टीट्यूट्स खोले, सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। इंजीनियर्स लाखों की संख्या में निकलने लगे, एमबीए लाखों की संख्या में निकलने लगे। अच्छा, डिमांड उस स्थिति से बढ़ी नहीं। जैसे मैं रोज आपसे चर्चा करता हूं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी होती, अगर आईटी इंडस्ट्री उस प्रकार से एक्सपेंड करती, अगर हमारे देश का उत्पादन देश के अंदर होने लगता, तो हमें इंपोर्ट करने की क्या आवश्यकता होती। जैसे कल ही मैंने वीडियो डाला था कि चाइना से पिछले 10 साल के अंदर अगर इंपोर्ट लगातार बढ़ा है। देखिए, एक्सपोर्ट आदमी कब करता है? एक्सपोर्ट आदमी तब करता है जब उसके पास सरप्लस प्रोडक्शन होता है। अपने देश के अंदर जितनी उसकी खपत है, उससे ज्यादा अगर उसका प्रोडक्शन होगा तो वो एक्सपोर्ट करेगा, और जितनी देश के अंदर आवश्यकता है उससे कम अगर उसका प्रोडक्शन होगा तो वो इंपोर्ट करेगा। और इकोनॉमिक्स के अनुसार जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, प्राइस किसी चीज की नियत होती है, वो इस बात पे डिपेंडेंट होती है कि डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। अगर डिमांड ज्यादा होती है तो दाम बढ़ता है, और डिमांड कम होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, तो प्राइस घटता है। ये मोटा मोटा सिद्धांत है। तो यही चीज इंजीनियरिंग और एमबीए इंस्टीट्यूट्स में भी लागू होती है। हमारे समय में किसी को नौकरी की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि मैं तो प्रत्यक्षदर्शी इस बात का खुद मैं समझता हूं। 2007-8 तक यह स्थिति थी कि हम अगर अध्यापन क्षेत्र में थे तो हमें 5-5 इंस्टीट्यूट से इनविटेशन मिलते थे कि हमारे यहां ज्वाइन कर लीजिए। आप इंटरव्यू देने जाते थे तो एक प्रोफेसर की पोस्ट होती थी, 3 एप्लीकेंट बैठते थे और सेलेक्ट हो जाते थे। लेकिन कोई ये रोता हुआ नहीं पाया जाता था, ये दुख प्रकटता करता हुआ नहीं पाया जाता था कि उसको नौकरी नहीं मिल रही। आज की स्थिति क्या है? क्योंकि मैं भी इंटरव्यू बोर्ड में रहा, मैं भी सिलेक्शन बोर्ड में रहा, मैंने देखा कि एक पोस्ट अप्लाई होती है, उसमें कम से कम 150 लोग अप्लाई करते हैं, जो पीएचडी भी होते हैं, जो फर्स्ट डिविजनर्स भी होते हैं। और यही चीज केवल ये बताती है कि 2007-8 में जहां पे डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम थी, आज के तारीख में सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई है, एक कटथ्रोट कंपटीशन हो गया है। एप्लीकेंट्स नौकरी के लिए लालायित हैं, पढ़ लिख लिया, अच्छी मेहनत कर ली, डिग्री प्राप्त कर ली, पीएचडी कर ली, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। अच्छा, जब ये कटथ्रोट कंपटीशन होगा, आप खुद कल्पना करके देखिए, अगर आप एम्प्लॉयर हैं और आप अपने घर में काम करने के लिए भी किसी हेल्पर की जरूरत है आपको, और हेल्पर है नहीं मार्केट के अंदर, मान लीजिए सप्लाई नहीं है, तो मानी बात है कि जो भी हेल्पर आपको मिलेगा वो जो डिमांड करेगा वो सैलरी आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको हेल्पर की एक की आवश्यकता है और 100 हेल्पर वहां पे आके नौकरी मांगने लगे, तो आप बार्गेन करेंगे। मतलब बार्गेनिंग पावर किसके पास है? तो आप डिसाइड करेंगे कि एज टू व्हाट विल बी द सैलरी, बिकॉज यू हैव पीपल टू सेलेक्ट फ्रॉम। तो ये जो परिस्थिति है, डिमांड सप्लाई की स्थिति है, ये पिछले 5-6 साल के अंदर मैंने देखा है इतनी ज्यादा खराब हो गई है। जैसे कल हमने बात की कि हरियाणा के अंदर अगर एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भी नियुक्ति की आवश्यकता होती है, तो वहां पे हजारों पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, इंजीनियर्स अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, उनके पास विकल्प नहीं है। अगर उनके पास विकल्प नहीं है तो जो नौकरी उनको मिलेगी वो करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि घर में चूल्हा जलाना तो आवश्यक है,
परिवार को पालना आवश्यक है, ईएमआई का पेमेंट करना आवश्यक है। और जो समाज ने एक सपना दिखा दिया है कि पढ़ लिख लेंगे आप तो सूट पहन के घूमेंगे, कार से घूमेंगे, 5 स्टार होटल में घूमेंगे, तो वो जो सपने हैं और जो वास्तविकता है उसके बीच का गैप एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। तो इसलिए बाद में जब उसके सपने टूटते हैं तो जो भी नौकरी उसको दिखाई पड़ती है उसके लिए वो अप्लाई कर देता है। डर को, भय को यूज करके किस प्रकार से लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि हमारे समय में 2007-2008 तक ये डर नहीं था, सबको नौकरियां मिल रही थी तो डर को एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे थे। अब डर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं क्योंकि नौकरी मिल नहीं रही। आपने देखा कि आईआईटी के बच्चों को, करीब 15% बच्चों को नौकरी ही नहीं मिली, ऑफर ही नहीं आया। अगर हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के इंस्टीट्यूट्स में 15% बच्चों को नौकरी ही नहीं मिली, इसका मतलब क्या जॉब सिचुएशन है। 2-4-5% को छोड़ दीजिए आप, तो बाकी सबको जो एवरेज ऑफर हुआ है वो करीब 4 लाख रुपए साल हुआ है। 4 लाख रुपए साल को 12 से अगर आप भाग देंगे तो करीब 32-33 हजार रुपए महीना। 32-33 हजार रुपए महीना अगर आपको सैलरी मिलेगी, और जिस इंजीनियरिंग कॉलेज को आपने पास किया है, जिस इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग की है, वहां पे फीस 20 लाख रुपए रही होगी, और आपके पिता मध्यम वर्ग के व्यक्ति रहे होंगे और 20 लाख का उन्होंने बैंक से लोन लिया होगा, तो 20 लाख का लोन 8% के इंटरेस्ट के हिसाब से करीब करीब 15-16 हजार रुपए महीना तो आपका इंटरेस्ट का भुगतान केवल बनेगा। अगर इसके अंदर प्रिंसिपल का भी भुगतान देख लिया जाए तो करीब 25-30 हजार रुपए महीना आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का भुगतान करेंगे, अगर आप एजुकेशनल लोन में डिफॉल्ट नहीं करना चाहते। 35 हजार आपकी तनख्वाह होगी, 25 हजार का भुगतान आप करेंगे, घर आपके रह क्या जाएगा। लेकिन जो सपने दिखाने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको और आपके माता पिता को किस प्रकार से दिग्भ्रमित करते हैं, और माता पिता मजबूरन, क्योंकि वो नहीं देख पाते कि उनके बच्चे अनएम्प्लॉयड रहें और उनके सामने स्थिति थी हो कि वो कोई गलत निर्णय लें, कोई गलत तरफ उनका कदम बढ़ जाए, इसलिए अपने बच्चों को जब तक उनकी हैसियत होती है वो पढ़ाते चले जाते। और पढ़ने के बाद अगर उनको नौकरी नहीं मिलती तो अवसाद माता पिता को भी होना नेचुरल है और बच्चों को भी होना नेचुरल है। अब ये इंजीनियरिंग कॉलेज और एमबीए इंस्टीट्यूट्स कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, ये मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं। बड़े बड़े बिल्डिंग्स, एयर कंडीशन बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल्स, लॉन्स, जब आप प्रवेश करते हैं तो आप देखते हैं कि अरे वाह क्या इंस्टीट्यूट है, ये तो लगता है अमेरिका और जर्मनी और फ्रांस अमेरिका में कहीं पढ़ रहे हैं। एक एडवर्टीजमेंट। उसके बाद जब आप वहां प्रवेश करते हैं आपसे कहा जाता है 100% प्लेसमेंट हो जाएगा, और पुराना रिकॉर्ड आपको दिखा देते हैं 100% प्लेसमेंट का। हर एमबीए और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट आपको दिखाता है 100% प्लेसमेंट, जो कि वास्तविकता में आईआईटी आज खुद 100% प्लेसमेंट नहीं कर पा रहा है। लोन आप लेते हैं, आप एमबीए भी करना चाहते हैं एक अच्छे प्राइवेट एमबीए इंस्टीट्यूट से, तो करीब 18-20 लाख रुपए आपको फीस लगती है। अब आप बहुत अमीर हैं, बहुत रईस हैं, आपकी फैक्ट्रीज हैं, आपकी इंडस्ट्रीज हैं, तो बात अलग है। बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट के बच्चे हैं, आपकी बात अलग है। अगर आप मध्यम परिवार के बच्चे हैं, अगर आप गरीब परिवार के बच्चे हैं और एजुकेशनल लोन लेके इन सपनों के आधार पे एमबीए इंस्टीट्यूट या इंजीनियरिंग कॉलेज और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, कि बाद में आप तनख्वाह मिलेगी, आपको एजुकेशनल लोन को आप वापस कर देंगे और अपने माँ बाप को और अपने को आप अच्छा जीवन दे पाएंगे, तो जब नौकरी नहीं मिलती है तो बहुत परेशानी होती है। अब ये 100% प्लेसमेंट का सपना आपको दिखाते कैसे हैं, यह रहस्य उद्घाटन आपको करने वाला हूं। आपसे उन्होंने 18 लाख की फीस ली और इसमें से 2 लाख का प्रोविजन उन्होंने फर्जी रिक्रूटमेंट कंपनी से कर लिया। फर्जी रिक्रूटमेंट कंपनी, ऐसी कंपनी जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। केवल उनसे यह कहा गया एमबीए इंस्टीट्यूट द्वारा, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट द्वारा, कि भाई हम 18 लाख की फीस ले रहे हैं, 2 लाख रुपए हम आपको देंगे। आपका काम केवल यह होगा कि जब बच्चा इंजीनियर हो जाए, जब एमबीए पास कर ले,
आप इंस्टीट्यूट में सूट वूट पहन के आएंगे, टाई वाई लगा के आएंगे, ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, इंटरव्यू लेंगे, हम बच्चों को फोर्स करेंगे कि आप बैठिए, देखिए इतने सारे रिक्रूटर्स आए हैं, आज 10 आए, कल 15 आए, अच्छे अच्छे बड़े बड़े अंग्रेजी नाम होंगे उन कंपनियों के, और एक अंडरस्टैंडिंग होगी इंस्टीट्यूट्स की और रिक्रूटर्स के बीच में कि जो 2 लाख रुपए आप देंगे, आप केवल 1 महीने की नौकरी देंगे बच्चे को, और उसमें 30,000 का पेमेंट कर देंगे। 1,70,000 रुपए आपको हम भेंट में देंगे केवल इस नौटंकी के लिए कि आप सूट पहन के आएंगे, नाटक होगा, पूरा वहां पे दिखाया जाएगा कि बड़ा रिक्रूटमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। 1 महीने के बाद आप निकाल देंगे, तो 100% प्लेसमेंट तो हो गया, क्योंकि हमने सब बच्चों को प्लेस कर दिया, वो रिक्रूट हो गए। अब 1 महीने के बाद अगर वो नौकरी से निकाल दिए गए या उन्होंने नौकरी छोड़ दी, ये तो इंस्टीट्यूट्स की गलती नहीं है, तो बच्चे ने काम नहीं किया, वो इनकॉम्पिटेंट था इसलिए वो निकाल दिया गया। तो इसमें इंस्टीट्यूट क्या करे? जो आज भारत सरकार के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस कहते हैं कि हमारे देश के बच्चे योग्य नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, इसलिए उनको नौकरी नहीं मिलती, और 100% प्लेसमेंट की उन्होंने बात कर दी। अच्छा, बच्चों से पूछो कि भैया तुमने नौकरी क्यों छोड़ी या तुम क्यों निकाले गए, वो कहते हैं हमारा कोई था ही नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं था, वहां हम गए, हमको बेसमेंट के अंदर बिठा दिया, कुर्सी में लेके बिठा दिया गया और कहा कि चुपचाप बैठे रहो, काम तुम्हें कुछ नहीं करना है, 30,000 रुपए महीना तुम्हें मिल जाएगा। अब हमने इतना MBA किया था, इतना पढ़े लिखे थे, फाइनेंस और मार्केटिंग और HR पता नहीं क्या क्या पढ़ा था, हमें या तो ऊब हो गई, हमने नौकरी छोड़ दी, या उन्होंने 1 महीने के बाद कहा कि नहीं यार तुम काम करना नहीं जानते, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, तो 100% प्लेसमेंट भी हो गया। अब बच्चों की व्यथा कौन सुने, ये असली किस्सा कौन सुने? तो मैं उन बच्चों के लिए राय देना चाहता हूं, उन बच्चों के माता पिता के लिए राय देना चाहता हूं कि जब आप अपने बच्चे को किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज या प्राइवेट MBA इंस्टीट्यूट्स में भर्ती कराएं, तो कृपा करके वास्तविकता से अपना मुंह न मोड़ें। आज जो जॉब सिचुएशन है हिंदुस्तान की, वो एक भक्त और नॉन भक्त की तरह, बीजेपी और कांग्रेस सपोर्टर की तरह मत सोचिए, आप वास्तविकता का अध्ययन कीजिए। और आप ये देखिए कि अगर आज ये स्थिति है कि क्लास 4 एम्प्लॉइज के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट अप्लाई कर रहे हैं, और एक टीचर की नौकरी के लिए भी 100-100, 200 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो न तो आपका बच्चा पढ़ने के बाद, लोन लेने के बाद, एजुकेशनल लोन लेने के बाद, अगर आप मध्यम वर्ग और अल्प मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं, तो न तो आपको नौकरी मिलेगी और ना आपके एजुकेशनल लोन को वापस करने की स्थिति आएगी। जो आपने घर गिरवी रखा है या अपने LIC पॉलिसीज को गिरवी रखा है, वो आपके लिए परेशानी क्रिएट कर देंगे। अगर आप अमीर हैं तो बात अलग है। तो ये जो आज एक जंजाल बना है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज और MBA इंस्टीट्यूट्स का, और जिस प्रकार से इन्होंने सपने दिखाए हैं और एडवर्टीजमेंट ये करते हैं और ये कमीशन देते हैं बच्चों को सिलेक्शन के लिए, आप 50 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज MBA इंस्टीट्यूट्स के बारे में तो मुझे पता है, अगर आप पता चलाएंगे आपको भी पता चल जाएगा। इन्होंने बाजार के अंदर ब्रोकर्स बिठाए हैं, और ब्रोकर से कहते हैं कि 18 लाख की फीस पे एक बच्चा लेके आओगे, 50,000 तुम्हें देंगे, 50,000 एडमिशन कराने वाले को देंगे, 2 लाख उसको देंगे जो नौटंकी करेगा कि आपको नौकरी मिल गई है, और उसके बाद 1 महीने के बाद निकाल देगा, और बाकी पैसा जो है वो इंस्टीट्यूट 15.5 लाख अपनी जेब में रख लेगा। तो ये देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है ब्रोकर को? क्योंकि ब्रोकर जो आपके जान पहचान का है, आपका रिश्तेदार है, वो अपने 50,000 रुपए के चक्कर में आपके बच्चे को ऐसे इंस्टीट्यूट में भेज रहा है जहां उसको भी पता है कि नौकरी नहीं मिलने वाली, और बाद में आप परेशानी में पड़ने वाले हैं। अब टीचिंग लाइन की स्थिति आप देखिए, जो टीचर्स हैं जैसे कहते हैं कि साहब शिक्षा का स्तर नहीं सुधर रहा है, क्वालिटी नहीं आ रही है, और बच्चे योग्य नहीं निकल रहे हैं। अब जैसे मैंने भी टीचिंग की है, बहुत लंबे समय तक टीचिंग की है, तो मैंने ये देखा है, खैर मैं तो जब टीचिंग में गया था, एकेडमिक्स में गया था, तो सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी सब करने के बाद गया था, मैं एक रिटायरमेंट के बाद एक तरह से गया था। लेकिन लोग जो यंग एज में जाते हैं, उनका किस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन होता है, ना आपको प्रोविडेंट फंड मिलता है, ना आपको ग्रेचुइटी मिलती है, सैलरी के इंक्रीमेंट्स नहीं मिलते हैं, और क्योंकि मार्केट के अंदर सप्लाई बहुत ज्यादा है, इसलिए आप नौकरी छोड़ भी नहीं पाते, क्योंकि दूसरी नौकरी आपको नहीं मिलती है। तो टीचर्स का भी पूरी तरह एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो टीचर्स, वास्तविकता मैंने अपनी क्लास में कई बार पूछा, छात्रों से पूछा, कौन ऐसे लोग हैं जो टीचर बनना चाहते हैं? हार्डली एनीबडी रेज्ड द हैंड, कोई टीचर नहीं बनना चाहता। तो टीचर बनने का मतलब यह है, जिस व्यक्ति को कहीं नौकरी नहीं मिली वो टीचर बन गया। जबकि होना क्या चाहिए, हर वो देश के अंदर जहां पे आप
अच्छे भविष्य को पैदा करना चाहते हैं, वह टीचर्स को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। बहुत देशों के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, उन देशों के अंदर का टोल किसी के लिए फ्री है तो मंत्रियों के लिए नहीं है, सेक्रेटरीज के लिए नहीं है, वो टीचर्स के लिए है। जब वहां पे टीचर्स, अब कोर्ट के अंदर कोई टीचर आ जाता है तो कोर्ट में आवाज दी जाती है कि टीचर इन द कोर्ट, और सब लोग खड़े हो जाते हैं, बिकॉज दे वांट टू गिव द रिस्पेक्ट टू द टीचर। क्योंकि अच्छे लोगों को अगर आप टीचिंग लाइन में लाना चाहते हैं, अगर अपने देश के भविष्य को सुधारना चाहते हैं, तो टीचर्स को सम्मान भी देना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा, और सोसाइटी के अंदर उनको ऐसी स्थिति देनी पड़ेगी कि अच्छे लोग, मेधावी लोग जो देश को मजबूत आधार देना चाहते हैं, वो टीचिंग लाइन में आए। टीचर्स का यह हाल है, बच्चों का यह हाल है, इंस्टीट्यूट्स का यह हाल है, रिक्रूटर्स का यह हाल है, ब्रोकर जो इंस्टीट्यूट्स के अंदर बच्चों को रिकमेंड करके और उनका सिलेक्शन करा के अपना कमीशन खाते हैं, उनका यह हाल है। क्योंकि मैंने आज ये समझा कि राजनीतिक क्षेत्र में रोज हम बात करते हैं, आज कम से कम ऐसे क्षेत्र में बात करें जिससे लगे कि मेरा जो गुरु धर्म था, मेरा जो शिक्षक धर्म था, मैंने उसका पालन किया। मैं कोई गुमराह करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं, लेकिन मेरी बातों पे गौर जरूर फरमाइएगा, इसका विश्लेषण जरूर कीजिएगा। और अपने बच्चों को, अगर आप मध्यम वर्ग के, अल्प मध्यम वर्ग के हैं और कुछ सपने अगर आप देख रहे हैं, उन सपनों को देखने से पहले मेरी बातों पे गौर जरूर कर लीजिएगा। अगर बहुत अमीर हैं, फिल्थी रिच है, करोड़ों अरबों रुपए आपके पास उड़ाने के लिए है, तो जाइए 5 स्टार होटल टाइप इंस्टीट्यूट्स में इंजीनियरिंग अपने बच्चे को कराइए, एमबीए कराइए, जो मनाए कराइए। वहां आपको डोसा प्लाजा भी मिलेगा, वहां मैकडॉनल्ड्स भी मिलेगा, वहां आपको सारे रेस्टोरेंट बढ़िया बढ़िया हिंदुस्तान के मिलेंगे। रोज 2000 रुपए महीना बच्चा खर्च करेगा, 18 लाख देगा, बिकॉज ही कैन अफोर्ड। लेकिन उससे जो गरीब घर का बच्चा है और मध्यम वर्ग का बच्चा है, वो अवसाद में आएगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आएगा, जो उसकी पर्सनैलिटी को भी डैमेज करेगा। तो असलियत को समझिए, वास्तविकता को समझिए, चेंजिंग एनवायरनमेंट को समझिए, वास्तविकता को समझिए, और तब अपने बच्चे को कहां पढ़ाना है वो सपने देखिए। और उसके भविष्य के बाद ऐसे सपने मत देखिए जिससे आपको बाद में परेशानी हो, अवसाद हो, एजुकेशनल लोन आप ना दे पाए और ऋण वापस न करने की वजह से आपको परेशानी हो। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।